दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन मित्रा पे। कल मैंने आपको बताया था खाली प्लॉट के लोन के बारे में, और आज हम बात करेंगे बने हुए मकान के बारे में, उस पर कैसे लोन मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और मेरा यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मतलब ये है लोगों को जागरूक करना। काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं, मान लो कोई बंदा बोलता है कि मुझे 20,000 रुपये का खर्चा आएगा, 50,000 रुपये खर्चा आएगा, 90,000 रुपये खर्चा आएगा। तो इसमें दोस्तों ज़्यादा खर्चा आपका लोन लेते हैं तो नहीं आता है। तो वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर किसी को जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे देता हूँ मैं। काफ़ी सारे लोगों का नंबर रहता है। शिवम हाउसिंग का एजेंट है, उसका नंबर अलग रहता है। हीरो हाउसिंग का है, उसका अलग रहता है। उम्मीद का है, उसका अलग रहता है। मथूट का है, उसका अलग रहता है। आधार का है, उसका अलग रहता है। बैंकों के भी नंबर रहते हैं, पीरामल के भी नंबर रहते हैं। तो दोस्तों, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं, मैं और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। चलिए हम बात करते हैं बने हुए मकान के बारे में। बने हुए मकान पर लोन आप कैसे ले सकते हैं। बने हुए मकान पर लोन लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट हीरो हाउसिंग फाइनेंस आपको प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, सबसे रेट ऑफ कम इंटरेस्ट अगर हीरो हाउसिंग फाइनेंस से आप लैब लेते हो, लैब बना हुआ मकान की बात कर रहा हूँ मैं, अगर लैब केस में हो जाता है तो आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें रहेगा। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स सारे सिमिलर होते हैं जो मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम। 13 साल की चैन कंपलसरी होती है, लेकिन अगर आपकी 13 साल की चैन नहीं है तो हीरो हाउसिंग फाइनेंस आपकी पक्की रजिस्ट्री अगर मकान की है वो अगर आप दे देंगे तो आपको वो लोन प्रोवाइड कर देगी। बहुत सारी प्रॉपर्टी दादालाई होती है। दादालाई प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? जो मतलब काफ़ी सालों से रहते हुए आ रहे हैं, उसका कुछ नहीं है, तो उसका भी दोस्तों खसरा नंबर होता है। आप अपनी तहसील में जाएंगे, वहाँ पे उस गांव के नाम की आप निकलवाएंगे तो वहाँ पे नाम नहीं आएगा पर्टिकुलर किसी का भी, लेकिन वहाँ पे आबादी लिखा हुआ होगा। आबादी लिखा हुआ होगा और वो गांव कितने हेक्टेयर में बसा हुआ है वो उसमें रहेगा। तो वो, और प्लस सिंगल सेल डीड। सेल डीड का मतलब ये होता है जो एक रजिस्ट्री किसी को की हुई हो। जैसे कि मान लो किसी के दादा हैं, वो बेटे के नाम पे कर दें या अपने पोते के नाम पे कर दें, तो जिसके नाम पे भी वो करेंगे, या मम्मी अपने हस्बैंड के नाम पे कर सकती है, बेटे के नाम पे कर सकती है, तो जैसी ही रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो सिंगल सेल डीड कहलाएगी। सिंगल सेल डीड का मतलब केवल एक रजिस्ट्री होती है। और जो 13 साल की रजिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, 13 साल की रजिस्ट्री में 13 साल के अंतराल के बीच में कितने लोगों ने किस किस को बेचा है, वो हम 13 साल की रजिस्ट्री बोलते हैं, जिसको हम 13 साल बोलते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो। तो अब हम बात करते हैं आगे। ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, सिंगल सेल डीड के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करेंगे कि भैया आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगा तो क्या है। लैब केस के लिए आपका आरओआई ज़्यादा मिलता है अकॉर्डिंग टू होम लोन। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो इसके चार्जेस होते हैं बैंकों के, जो लैब केस का चार्जेस होता है होम लोन के अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा रहता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर होम लोन में आपका 999 रुपये फाइल चार्ज स्टार्टिंग में जो लगता है लॉगिन चार्ज वो हो, तो लैब केस के लिए आपको 2100, 2000, 2500 हो सकता है। काफ़ी सारे बैंकों में 5900 या एनबीएफसी कंपनी में 5900 रुपये भी मांगते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी बताया था कि पेमेंट जो है आप कंपनी के अकाउंट में डालें, बारकोड पे डालें। किसी के फ़ोन पे या गूगल पे से आप पेमेंट भी अगर करते हैं तो एजेंट के अकाउंट में पेमेंट ना डालें, क्योंकि एजेंट क्या करते हैं 500, 600, 1000, 2000 रुपये आपसे एक्स्ट्रा ले लेंगे। अगर आपका लोन नहीं होता है तो वो रिफंडेबल अमाउंट नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी के अकाउंट में, अगर एनबीएफसी कंपनी के अकाउंट में आप डालेंगे तो वो उनके अकाउंट में जाएगा, बैंक के अकाउंट में जाएगा। नॉन रिफंडेबल फीस होती है दोस्तों। कोई बैंक वाला अगर ये बोलते हैं, एनबीएफसी वाले ये बोलते हैं कि ये हम रिफंड करा देंगे, तो ये रिफंडेबल नहीं होता है, नॉन रिफंडेबल ये रहता है। ये मैं आपको बता चुका था लास्ट वाली वीडियो में भी। तो लैब केस जो बना हुआ मकान हमारा होता है, बने हुए मकान में आपको जो बैंक लोन देती है उसको देखती है प्रॉपर तरह से। चेकिंग करने बंदा आएगा, चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई वो चेक करेगा, भाई कितने स्क्वायर फीट का है, क्या है, कैसा मटेरियल लगा है, किचन किस टाइप की बनी हुई है, लैट्रिन बाथरूम में कैसा है, पत्थर लगा है, टाइल्स लगे हैं, गाटर पट्टियाँ बनी हुई है, लेंटर पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो प्रोवाइड करेगा मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब मान लो कोई प्रॉपर्टी कहीं पे नोएडा के अंदर है,
उसकी जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, खाली प्लॉट की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो खाली प्लॉट की जो वैल्यू है वो होती है 20 लाख रुपए। अब 20 लाख रुपए कोई भी 50 या 60 गज का प्लॉट है जिसकी खाली प्लॉट की वैल्यू 20 लाख रुपए आती है, और आपने उसको बना रखा है टेम्परेरी टाइप से जिसकी वैल्यू 5 या 6 या 10 लाख के आसपास आती है, तो बैंक उस केस में क्या करेगी, आपकी पूरी टोटल वैल्यू निकालेगी, कैलकुलेट करेगी। जो उसके इंजीनियर्स आते हैं, टेक्निकल वाले आते हैं, वो पूरे उसको देखते हैं कि भाई कितनी वैल्यू है, क्या है, कैसे है। उसके आधार पे वो जब वैल्यू वहाँ से निकाल लेंगे तो उसके आधार पे फिर वो मेल ड्रॉप करते हैं। ये जो थर्ड पार्टी वाले आते हैं, जो वैल्यूएशन वाले होते हैं, कोई भी बैंक से नहीं आता है, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी वाले वो होते हैं, मान लीजिए मैं हीरो हाउसिंग में काम कर रहा हूँ, उनके वेंडर्स होते हैं, उन्होंने मेल ड्रॉप कर दिया भाई ऐसे ऐसे इस फलाने की फाइल आई है और यहाँ पे जाके आप विजिट कीजिए। मान लीजिए HDFC में वो मेल गई है, IDFC में गई है, या शिवम में गई है, या थर्ड पार्टी वेंडर कोई भी हो सकता है, XYZ, वो हमें पता नहीं होता, बैंक को पता नहीं होता है। ये सिर्फ जो है लीगल वाले का काम होता है। इनका जो एक मेल ID सिंपल दे दी जाती है और वो वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। टेक्निकल जैसे ही आपके पास बंदा आएगा तो टेक्निकल लिख के सब कुछ ले जाएगा, आपसे कुछ पूछताछ करेगा और वहाँ पे जाके 1-2 दिन में वो बैंक को मेल रिवर्ट कर देता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू इतनी है। अब आप देख लो भाई आपको कस्टमर को कितना लोन देना है। उसने आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 20 लाख रुपए लगाई, तो बैंक क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग अब देखेगा कि भाई 20 लाख रुपए उन्होंने प्रॉपर्टी की वैल्यू मुझे दी है, अब मैं इसमें से कितना लोन दूं, 10 लाख रुपए दूं, 8 लाख रुपए दूं, 15 लाख रुपए दूं। वो बैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं, NBFC कंपनी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको कितना लोन वो दे सकता है। ये दोस्तों मैंने टेक्निकल वैल्यू बताई है, जो बना हुआ प्लॉट है उसकी किस तरह से होता है। अब बात करते हैं, टेक्निकल वैल्यू तो आ गई, अब बात करते हैं इनकम। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए महीना भी है और प्रॉपर्टी की वैल्यू की कीमत, प्रॉपर्टी की जो कीमत 20 लाख रुपए है, तो बैंक आपको 10-12 लाख रुपए से एक्स्ट्रा पेमेंट आपको नहीं देगी, चाहे आप 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया। दूसरे की हम बात कर रहे हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और आपकी जो मंथली इनकम है 15,000 20,000 रुपए है, तो बैंक फिर भी आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन आपकी इनकम ऑफ सोर्सेस नहीं है। तो NBFC या बैंक क्या करती है, दोनों चीज़ें देख के तब आपको लोन प्रोवाइड करती है। अगर सिविल थोड़ा इशू है वो मैनेज कर लेती है, लेकिन इन दोनों चीज़ों में कोई भी इशू नहीं होना चाहिए आपका, तभी ये NBFC कंपनी या बैंक आपको लोन प्रोवाइड करती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।